ज्ञानदा क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, अब तक हम वर्ण से जुड़ी हुई 2 क्लास ले चुके हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण कितने हैं, मात्रा क्या है, मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के भेद कौन कौन है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं और कौन कौन ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है ना। ह्रस्व स्वर को और किन किन नामों से हम जानते हैं, है ना। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर को और किन किन नामों से जानते हैं, कौन कौन सा स्वर दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है या दीर्घ स्वर कितने हैं, ये भी आपको हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, है ना। उसके बाद है प्लुत स्वर, वो भी बताए हम आपको कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। फिर है ना, पहली वीडियो में एक और चीज बताए कि जाति के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर वर्ण किसे कहते हैं, कौन कौन सा वर्ण सजातीय स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है और कौन कौन सा वर्ण विजातीय स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। विजातीय स्वर वर्ण कहते किसको है, कैसे पहचानेंगे, यह हम आपको पहली वीडियो में ये सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। दूसरी वीडियो जो है, उस दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि व्यंजन वर्ण है ना किसे कहते हैं, यानी व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण के भेद कितने हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन सा वर्ण है ना स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, है ना। उसके बाद उस व्यंजन किसे कहते हैं, इसे उस व्यंजन क्यों कहा जाता है, उस व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, ये भी आपको बता दिए हैं, है ना। उसके बाद संयुक्ताक्षर क्या है, और उसी वीडियो में हमने आपको बताया है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण के तहत कौन कौन से वर्ण आते हैं, महाप्राण के तहत कौन कौन से वर्ण आते हैं, घोष वर्ण क्या है, कौन कौन से घोष वर्ण हैं, अघोष वर्ण क्या है, कौन कौन से वर्ण अघोष हैं, है ना। और ये सब के सब, है ना, ये जितनी भी चीजें आपको मैंने पढ़ाया है, अगर आपने अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया है ना, तो आप जाकर के मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव हिंदी का क्वेश्चन देखिएगा, है ना। पूरे अब तक ये जो पढ़ाए हैं इससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना कर देखिए, है ना, वो पूरी तरह से हल होगा, है ना। तो अब आज आज हम आप लोगों को व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान पढ़ाने जा रहे हैं, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वह व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान है ना। क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में, है ना, निश्चित रूप से व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर आप उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, है ना, इसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप सिर्फ, है ना, आप सिर्फ जो है ध्यान से, है ना, आधे घंटे पौन घंटे इस वीडियो को देखिए, आपको कभी जो है रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये समझने की जरूरत है ना। तो समय को बर्बाद ना करते हुए, है ना, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा है व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान, है ना। तो इसको मिटा देते हैं, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है।
तो चलिए आइए। हाँ, लेकिन इसके पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का काम कीजिए। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान। चलिए देखिएगा, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, ठीक है। चलिए, तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान जानने से पूर्व हमको यह जानना चाहिए कि उच्चारण स्थान से हम क्या समझते हैं, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, है ना। उच्चारण स्थान क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, मुख का वह भाग, या हम कह सकते हैं कि मुख का वह अंग, या मुख का वह पार्ट, मुख का वह हिस्सा, है ना, जो वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में क्या है, सहायक है ना। तो वैसे अंग को, वैसे हिस्से को, उस भाग को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मतलब, है ना, उस वर्ण के उच्चारण में मुख के जिस हिस्से का योगदान है ना, उस हिस्से को, उस अंग को, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। बात समझ गए। तो जहां तक मुख से जो वर्ण का उच्चारण होता है, ध्वनियां निकलती है, तो हमारे जो स्वर तंत्र, स्वर तंत्र का मतलब होता है, स्वर तंत्र का मतलब होता है, याद रखिएगा, है ना, है ना। तंत्र मीन्स हुआ समूह, तंत्र माने समूह, स्वर मीन्स आवाज, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि तंत्र, तंत्र माने समूह, इसका समूह, है ना। तो आवाज निकलने वाले अंगों का जो समूह है, जिस अंग से ध्वनि निकलती है, उस अंगों के समूह को स्वर तंत्र कहा जाता है ना। तो अगर देखा जाए तो हमारे मुख के अंदर, है ना, स्वर उत्पन्न करने वाले जो अंग है ना, वो मुख्यतः 6 है। कितने हैं, मुख्य रूप से 6 है ना। जैसे आप, पहला क्या है, तो पहले आप मान लीजिए, है ना, पहला कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा है, और छठा नासिका है, नासिका। मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, है ना, स्वर को उत्पन्न करने में, स्वर को निकालने में, ध्वनियों को उत्पन्न करने में इन्हीं 6 अंगों का मुख्य योगदान है। और इन्हीं अंगों को, यानी इन्हीं अंगों के समूह को, यानी तंत्र को स्वर तंत्र कहा जाता है ना। उसी को क्या कहा जाता है बाबू, है ना, स्वर तंत्र कहा जाता है। तो अब आइए, है ना, हम जो है देखते हैं व्यंजन वर्णों का क्या उच्चारण स्थान। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, और साथ ही साथ बताए हैं कि व्यंजन वर्ण कितने हैं, है ना। तो आप पढ़े कि व्यंजन वर्ण 33 है। व्यंजन कितने हैं बाबू, 33 है। आप जो ककहारा पढ़ते हैं, ककहारा में जो 36 अक्षर हैं, तो उसमें प्रथम 33 यानी क से लेकर ह तक ही व्यंजन है। शेष अंतिम जो 3 है, छ, त्र और ज्ञ, वो व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। उसे कहा जाता है संयुक्ताक्षर। उसको क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर। तो हमको पढ़ना है व्यंजन वर्णों का, यानी सबसे पहले उन 33 का उच्चारण स्थान देखेंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ककहारा लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे अब देखिएगा, जैसे देखिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, 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 च, छ,
ग घ अंग, च छ ज झ य है ना, य ट ठ ड ढ टवर्गी न, त थ द ध टवर्गी न, प फ ब भ म, य र ल व प्लावे स मूर्धांत स दंत स ह, छ त्र और गियर। यही है ककहारा में क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ टवर्गी न। इन सब में हलंत लगेगा, ठीक है ना बाबू, व्यंजन के लिए। यानी शुद्ध व्यंजन अगर कहा जाए तो ठीक है ना। जब उच्चारण हम इसका करते हैं तो स्वर वर्ण की इसमें सहायता ली जाती है। समझ गए ना, क्या समझ गए? ठीक है। अब देखिए इसी का हमको उच्चारण स्थान पढ़ना है, ठीक है। तो हम बताए थे कि व्यंजन जो है 33 है, क से लेके ह तक 33 है। और ये 33 जो व्यंजन है ये 3 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन और तस्थ व्यंजन, ठीक है ना। अब देखिएगा स्पर्श व्यंजन था क से लेकर म तक, यानी ये 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। ये 5 वर्गों में जितने भी वर्ण है सब स्पर्श व्यंजन है। तो सबसे पहले हम आते हैं, है ना, इसके उच्चारण स्थान में, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ककहारा का प्रथम जो पंक्ति है ना, उसको वर्ग कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? प्रथम 5 जो पंक्ति है इसको वर्ग कहा गया है, और उसका नाम उस वर्ग के पहले अक्षर पर है ना। जैसे ही इतवर्ग, इचवर्ग, इतवर्ग, 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 इतना तो सब कुछ पिछले वाली वीडियो में ही हम क्लियर कर दिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ये जो ककहारा को क्रमवार जो व्यवस्थित किया गया है ना, व्यवस्थित करने के पीछे भी हमारे जो ऋषि मुनि रहे, है ना, ऋषि मुनि, है ना, एकदम सुनियोजित तरीके से इसको व्यवस्थित किए, है ना, ताकि याद करने में, है ना, याद करने में, पहचानने में लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। वो कैसे भाई? तो देखिए, है ना, इसमें हमने आपको बताया कि कुछ वर्ण जिसका उच्चारण, है ना, कंठ से, किसी का मूर्धा से, किसी का दंत से, किसी का ओठ से होता है। तो आखिर, है ना, इसको कैसे हम सजाएं ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम उसको समझने में न हो। तो उन्होंने क्या किया कि मुख के, है ना, मुख के अंदर जो स्वतंत्र है ना, उसको क्या किया, तो नीचे से ऊपर की ओर लाया, नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से यानी सबसे निचले भाग में स्वर तंत्र का जो अंग आता है वो है कंठ। क्या है? कंठ। कंठ के जस्ट ऊपर, कंठ के जस्ट ऊपर ये हमारा ऊपरी जबड़ा का, है ना, सबसे पीछे वाला हिस्सा जो कंठ के ऊपर है उसको कहते हैं तालु। उसको क्या कहते हैं? तालु। तालु के जस्ट ऊपर यानी आगे वाला जो हिस्सा है ऊपरी जबड़े का, है ना, उसको कहते हैं मूर्धा। मूर्धा के जस्ट आगे, है ना, वो है आपका दांत, और दांत के जस्ट आगे आपका है होठ। आपका क्या है? होठ, है ना। तो ये जो 5 वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ठीक है ना, ये 5 वर्ग, है ना, और यहां पर स्वर तंत्र के 5 जो अंग जो हुआ, है ना, उसको एकदम नीचे से ऊपर की ओर उन्होंने सजाया है, ऋषि मुनि सजाया है। आप इसी क्रम को अगर याद कर लीजिएगा, कंठ से लेकर होठ तक, कि पहला कंठ, है ना, उससे ऊपर तालु, उससे ऊपर मूर्धा, उससे ऊपर दंत और सबसे ऊपर होठ। तो समझ लीजिए कि ये 5 का कवर्ग का, चवर्ग का, तवर्ग का, तवर्ग का और तवर्ग का, यानी 25 से 25 का आपको समझ लीजिए कि याद हो गया।
ठीक है ना। कैसे, अब देखिए, तो देखिए पहली पंक्ति का वर्ग है क वर्ग। तो चलिए इसको हम ऐसे याद करते हैं। पहले हम लोग बचपन में कैसे याद करते थे? बचपन में सर हम लोग को पढ़ाते थे कि क्या पढ़ाते थे कि बाबू बोलो, क से कबूतर, है ना, ख से खरगोश। तो छोटा बच्चा में लड़का रखता था क से कबूतर, ख से खरगोश। अब हमको उच्चारण स्थान पढ़ना है, तो इस कहारे को हम 10th में पहुंच गए हैं, तो इस कहारे को दूसरे रूप में याद कर लीजिए। अब ये समझिए कि यहाँ पर उच्चारण स्थान के लिए हम लोग क्या कहे कि क से कन, क से क्या कन, यानी क से मतलब क सिर्फ क का ही नहीं, क वर्ग में जितने भी 5 हैं उस सब का कौन चीज कंठ, क से कंठ। तो ऐसे याद रखिएगा, है ना, कवर का प्रथम 4 वर्ण क ख ग घ, है ना, इसका तो कंठ होगा 100%। और जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक का पंचम जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण, है ना, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका, है ना, ये पंचम वर्ण का, क्योंकि प्रथम 4 का कंठ है तो इसका 5वां का भी कंठ होगा। उच्चारण करते हैं तो हमारा नाक झंकृत होता है, नाक बजता है, अंग बोलते हैं तो नाक है ना झंकृत होता है, बजता है। इसीलिए, है ना, पंचम वर्ग के उच्चारण में प्रथम 4 का जो उच्चारण स्थान है उस वर्ग का, तो अपयस नाक जोड़ दीजिएगा। नाक को संस्कृत में नासिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? नासिका। तो कंठ प्लस नासिका, बात समझ गए? तो कवर्ग का क्या हो गया? कंठ, है ना। अब पंचम में केवल जोड़ना है नाक, यानी नासिका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरा है आपका चवर्ग। दूसरा पंक्ति कौन है? चवर्ग। चवर्ग में कितने लेटर है? 5, है ना। तो अब आइए ऋषि मुनि जो संज्ञाए थे, आप यहाँ पे बोलिए, क को बोल के देखिए तो एकदम सीधे एकदम कंठ से आवाज आती है, नहीं? ठीक है। अब इसका च को देखेगा, ध्यान दीजिएगा, चवर्ग। तो उन्होंने कैसे संज्ञाया था? पहले कंठ को लिया, उसके ऊपर वाला जो भाग है ना, वो है तालु, है ना, वो तालु से लिए। अब कैसे? आ नहीं है तो आप च बोलिए, च बोलते हैं तो आपका जीभ उठ करके कंठ के पिछले वाले हिस्से में जाके स्पर्श करता है। क्या करता है? स्पर्श करता है ना। तो कंठ, ये जो कंठ है, कंठ के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो तालु बोलता है, वहां पर जाकर क्या करता है? स्पर्श। क्या करता है? इसीलिए तो इसका नाम है स्पर्श व्यंजन, सबको नाम है ना। तो कहां स्पर्श करता है? कंठ के जस्ट ऊपर, तालु जिसको कहते हैं वहां। तो देखिए, तो प्रथम 4 का, ऐसे 5 का तालु तो होगा करेगा, तो प्रथम 4 का तालु तो लिख ही दिए। ये जो पंचम वर्ण है, इसका भी तो जो पहले 4 का है वो तो उच्चारण होगा करेगा, जैसे तालु का तालु इसका भी होगा। लेकिन, है ना, इसमें किसका योगदान हो जाएगा? नासिका का, है ना, समझ गए ना। पंचम में नासिका जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि दुनिया बोलते हैं तो नाक झंकृत होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों का योगदान है। चलिए, ये 2 वर्ग का समझ गए। तीसरा पर आते हैं। तीसरा वर्ग है ट वर्ग। ट वर्ग ऐसे भी उठा करके देखो ना, ऋषि मुनि जो नीचे से ऊपर सरिया है, तो पहले कंठ सरियाए थे। पहले कौन सी? कंठ। कंठ के ऊपर कौन है? तालु। तालु के जस्ट ऊपर ऊपरी जबड़ा का ए, तालु के आगे और दांत के पीछे वाला भाग जो है मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्धा। मूर्धा, है ना। मूर्धा के जस्ट आगे दंत है, और दंत के जस्ट आगे ओष्ठ है, होठ, जिसको संस्कृत में ओष्ठ कहते हैं। कितना 5 हो देख लो ध्यान से, है ना। तो चवर का तालु हो गया, हो गया ना। अब तुम ट बोल के देखो, टवर्ग कराओ। तीसरा ट वर्ग, तो जीव देखो एकदम ऐंठ के ऊपर जाता है, ट, और दांत के जस्ट पिछले वाला हिस्सा में जाकर स्पर्श करता है, उसको छूता है। ट, ठ, ड, देखो एकदम जाके मारता है धक्का, है ना। तो ये दांत का पीछे वाला हिस्सा या तालु का आगे वाला हिस्सा, उसको मूर्धा कहते हैं, है ना। और वहां जाके स्पर्श कर रहा है। अगर वो स्पर्श न करने दोगे तो क्या तुमसे नहीं बुलाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ट वर्ग का पूरा लेके चल जाओ, इसका मूर्धा क्या होगा जी? इसका क्या होगा? मूर्धा।
और ये जो पंचम वर्ण है इसका भी तो मूर्धा होना करेगा, इसका भी तो मूर्धा होगा ही। प्लस पंचम के लिए हम क्या जोड़ देंगे, नासिका। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब आइए इसका हो गया। अब देखो अब कैसे में हो रहा है, चौथा वर्ग, कवर चवर कवर कवर, चौथा चौथा अगर हम नीचे से ऊपर तक यहाँ गिने तो पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा और चौथा में दंत है, दंत है। ऐसे भी तुम त बोल के देखो, त बोलो तो आप देखो कि जीभ कहां जाकर टच करता है, स्पर्श कहां करता है, दांत में, है ना। इसलिए त वर्ग का, त वर्ग में जो 5 वर्ण है इन सब का त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। क्या हो जाएगा, दंत। और पंचम में हमने क्या बोला है कि 5वां वर्ण जो होगा, है ना, उसमें दंत तो होगा ही, जो पहले उसका उच्चारण स्थान है इसके चारों उसका होगा। और इसमें क्या जोड़ देंगे, नासिका। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, अब यहां पर फिर आइए, इसको उठा करके आप लोग देखिए, है ना। अब 5वां वर्ग जो है पवर्ग है, 5वां वर्ग क्या है, पवर्ग। आप जो है प बोलकर देखो, प फ, एक होठ जो है, दोनों होठ एक दूसरे से जब तक स्पर्श नहीं करेगा, दोनों होठ एक दूसरे से स्पर्श नहीं करेगा तब तक तुम प नहीं बोल पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, तब तक तुम प नहीं बोल पाओगे। ठीक है, इसका मतलब है कि इस प वर्ग का प फ ब भ इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगर ओठ को स्पर्श न करने दे और चाहे कि प बोल ले तो बुलाएगा नहीं, एकदम देखो नहीं बोलेगे तो एकदम आता है, स्पष्ट जाता है तब बुलाता है, नहीं तो नहीं बुलाएगा। बात समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बाबू, ओष्ठ। और ये जो पंचम है, बार बार कहे हैं आपको कि इसका पंचम में केवल ओष्ठ तो होगा ही होगा, और क्या जोड़ देंगे, नासिका, नाक। समझ गए ना। तो आप अच्छी तरह से देखिए, ये 25 का हो गया, 25 का। और मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या करेगा ना कि ये जो स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक हुआ, इसमें से कोई 3 को दे देगा और चौथा इधर से दे देगा। जैसे आपको मान लीजिए कि दे दिया कि ज, दे दिया व, दे दिया ध, दे दिया प, दे दिया कौन सी प। कह दिया कि बताओ इन चारों में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है ना। तो आप देखो, है ना, अच्छी तरह से देखो, है ना, कौन नहीं है, वह नहीं है, नहीं है ना। अब देखो यहां उच्चारण स्थान में तुमसे क्या पूछ देगा, मान लो कि ठ पूछ दिया, क्या पूछ दिया ठ, कि ठ का उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि जो ठ है, ये ठ है वो किस वर्ग में है, हम क्या देखेंगे, वो किस वर्ग में है ना, है ना, वो देखेंगे कि किस वर्ग में है। समझ लेंगे बात को। तो हम देख लेंगे कि ठ जो है किस वर्ग में है, ट वर्ग में है। तो ट वर्ग तो यहां से सीधे गिन लेंगे कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या, कंठ, तालु, मूर्धा। आंसर हो गया मूर्धा। बात समझ गया ना कि नहीं समझे। चलिए अब देखिएगा, है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ देगा आपसे क्या भाई कि, है ना, ध का उच्चारण स्थान क्या है। तो सीधे आप ये देखिए कि जो ध है ये किस वर्ग में है, त वर्ग में है। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था, त का दम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सी, दम। लेकिन अगर वही पूछ दिया कि त वर्ग ही ना, त वर्ग वाला न, ये पंचम है ना, तो त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा, मूर्धा आप अलग सोची लगा देंगे, नासिका। बात समझ गए, समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे आइए, अब आइए इधर, है ना। ये तो हो गया आपका, फिर ज्यादा टाइम हो रहा है क्या,
देखिएगा, अब इसमें से देखिए आप लोग ध्यान से, है ना। अब यार अलावा ये तो अंतस्थ है, आई उष्म है ना बाबू, ये अंतस्थ है, आई उष्म। अंतस्थ क्या हुआ है, यार अलावा क्या हुआ, 4 गो। तो आप अभी वर्ग क्या को पढ़े थे, 5 गो, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यही पढ़े थे ना। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या पढ़े थे, कंठ। चवर का तालु, तवर का बोलिए मूर्धा, तवर का दंत, अपवर का ओष्ठ, पढ़े थे ना बाबू। तो बताओ, ये है वर्ग है 5 गो, कवर चवर है ना, तो 5 गो है। अगर इसमें हलंत लगा दो तो लगा दो, ये कितने हैं, 5 गो। लेकिन अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 गो। तो मेल खा रहा है, नहीं खा रहा है। तो आपको हम बार बार कहते हैं कि भाई देहात में कैसे करता, ऊपर से 6 इंच छोटा कर दो, तो ऊपर से मेल करेगा, ऊपर से 6 इंच छोटा, तो 4 गो है, तो 4 गो ऊपर से एगो हटा दो। तो अगर इसको हटा दिए तो देखो ये 4 गो हो गया, ये 4 गो हो गया, तो अब इसको बैठा दो, है ना, यहां से इसको या, इसको रा, इसको ला, इसको व, देखो हो गया खत्म। अगर तुमसे कोई पूछे कि य का उच्चारण स्थान, तो सीधे बोलो तालु, र का मूर्धा, ल का दंत और व का, अब देखो व का खाली समझना है, किसका समझना है, व का। तो व का वस्तु तो होगा करेगा, लेकिन इस व के उच्चारण में ओष्ठ के साथ साथ दंत का भी क्या होता है, योगदान होता है। वो दोनों के मिल करके उसका उच्चारण होता है, यानी दंत और ओष्ठ से। इसलिए इसका जब लिखेंगे, इसका खास करके इसका, इसका है ना, तो लिखेंगे दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों क्या लिखेंगे, वह का क्या होगा, दंतोष्ठ। यानी याद रखना, ब का ये हुआ, ओष्ठ हुआ, और वह का हुआ वोष्ठ तो होने करेगा, है ना, और दांत भी दंतोष्ठ, ठीक है ना, नहीं समझ रहे हो बात, है ना। तो अब देखो ये 4 के, तो उस व्यंजन देखो, उस व्यंजन को करते हैं, उस व्यंजन को देखो, जैसे देखो अभी तलावे सा है, ये मूर्धंत सा है, ये दंत सा है, आई बोलो हाँ है। चलो इसमें सब में हलंत लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अब देखो बार बार मैट्रिक में पूछ देता है, कह देता है कि ऐसे दे देगा, आप कह देगा तो इस स का उच्चारण स्थान क्या है ना। बच्चे रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बचपन से पढ़ते आए हो, खाली किसी ने ध्यान नहीं दिलवाया है कि इसका उच्चारण यह है ना। आप बोलो कि कौन सा है, तालाब सा, कौन सा है, तालाब सा, यानी तालाब सा, यानी इसका उच्चारण स्थान तालु, इसका उच्चारण स्थान कौन हुआ, तालु। ये कौन सा है, मूर्धंत, यानी मूर्धा अंत में, यानी इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, ठीक है। और ये कौन सा है, दंत, दंत सा, यानी इसका उच्चारण स्थान कौन होगा, दंत, दंत सा यानी दंत है, ठीक है। आप ये बताइए हाँ यह है, तो आपने अभी पढ़ा ककहारा पढ़े थे कि क से लेकर व्यंजन, तो पहला प्रथम जो व्यंजन क है और अंतिम व्यंजन में कौन है, हाँ। तो क का उच्चारण स्थान तो कंठ था, तो याद रखना प्रथम अंतिम देखते हैं, नहीं तो हाँ बोल के देखो, हाँ हाँ बोल के देखो, है ना। तो हाँ बोलोगे, है ना, तो उसका भी कंठ है ना, तो हाँ का उच्चारण स्थान कौन सी, कंठ। बात समझ गए, क्या हो गया खत्म, 33 में खत्म हो गया, 33 में हो गया ना। अब देखो संयुक्ताक्षर पर थोड़ा सा समय जो जल्दी कर देते हैं, लगता कैसे देखो। अब है संयुक्ताक्षर में 6 त्रव्य, 6 त्र और य। देखो कि संयुक्ताक्षर है, मतलब 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। अब समझ में अगर नहीं आ रहा है कि यह किन किन अक्षरों से बना हुआ है, तो अंग्रेजी के, है ना,
अंग्रेजी पे आप कैसे का के छ पढ़े हैं ना, तो बताइए छ का क्या है? के एस एच छ, के एस एच छ है ना, बोलो जल्दी। छ का स्पेलिंग के एस एच का, के से क, कैसे कैसी, और एस एच जो है, एस एच से है ना मूर्धन स, यानी क और स से मिल के बना हुआ है छ। अब देखो उच्चारण स्थान में से निकालो, क का होता है कंठ, है ना, ये मूर्धन स है ना, बोलो तो मूर्धन स की कैसी मूर्धा, मतलब अब इसको ऐसे मिटा के कह सकते हो, है ना, कि छ का उच्चारण स्थान है कांठ प्लस मूर्धा, ठीक है। अब त्रकण, तो त्र का पी आर त्र होता है अंग्रेजी, पी से तो, पी से और आर से र, यानी त और र मिलकर बना हुआ है त्र। तो त का उच्चारण स्थान अभी आपने पढ़ा था कि त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और र का उच्चारण स्थान अभी आपको मिटाए हैं, है ना, र का तय आ र, तय का कहे थे कौची तालु, आ र थे कौची बोलिए मूर्धा। अब देखिए, अब इसको मिटा दीजिए, अब देखिए बन गया किसका? त्र का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत प्लस मूर्धा। अभी आ गया य, क्या है य, य का अंग्रेजी क्या होता है? जे वाई एन, ठीक है ना य। अब देखिए जे से होता है जो, जे से जो, और इस वाई एन से होता है य, क्या होता है जी य। इसका मतलब है कि य बना हुआ है ज और य से। अब इसका उच्चारण दोनों को जोड़ हो जाएगा, ज का उच्चारण चवर का है तालु, बोले तालु। अब य पंचवर्ण है, तो तालु प्लस नासिका, तो तालु तो ये है केवल, है ना, जैसे इसका तालु प्लस नासिका होता है ना जी, तालु प्लस नासिका, तो तालु तो इसका है, तो तालु दो बार लिखाएगा, इसलिए तालु लिखाएगा प्लस नासिका, ठीक है ना, बात समझ गए। तो ये हो गया आपका किसका? य का उच्चारण स्थान, ठीक है। और आप जो ये उच्चारण स्थान, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान आपने जो पढ़ा, मैट्रिक में निश्चित है कि 2 से 3 अंक इससे सीख पाएगा, बात समझिए ना, है ना। इसलिए इसमें कुछ है ही नहीं, अगर ढंग से पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन हम आपसे कहना ही चाहते हैं कि यदि आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का काम करें। और इसी टॉपिक के साथ, है ना, आज की जो पढ़ाई है हम स्थगित करते हैं, और कल पुनः नए वीडियो में हम मिलेंगे, है ना। इसी के साथ जय हिंद।